हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, आपका भूगोल का अध्यापक। आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक विश्व जनसंख्या संरचना, जो लेसन नंबर 4 है, तो 12 बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो आज अपन विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि विश्व जनसंख्या की जो जनसंख्या संरचना है वो क्या होती है। यदि जनसंख्या संरचना की यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो जनसंख्या की संरचना की सीधी सी परिभाषा है कि विश्व के किसी भी प्रदेश या जनसंख्या को आलेख के माध्यम से अध्ययन करना। वापस सुन लेना, विश्व के किसी भी प्रदेश की जनसंख्या को आलेख के माध्यम से अध्ययन करना जनसंख्या संरचना कहलाता है। और अब इसके यदि पूछा जाए जनसंख्या संरचना के घटक कौन कौन से हैं, यदि एग्जाम में आपका सवाल आ जाए कि जनसंख्या संरचना के घटक कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या संरचना के मुख्य रूप से 5 घटक हैं। कितने घटक हैं? 5। पहला घटक कहते हैं आयु संरचना। क्या है? आयु संरचना। तो आयु संरचना के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। तो आयु संरचना की सीधी सी परिभाषा है किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों को उसी आयु के वर्ग के अंदर रखकर उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? आयु संरचना। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों को उनकी आयु के अनुसार उनके वर्गों में रखकर अध्ययन करना क्या कहलाता है? आयु संरचना। अब दूसरा जो हमारा जो जनसंख्या संरचना का घटक है वो है लिंग अनुपात। आपको लिंग अनुपात सबसे ही विदित हो कि लिंग अनुपात का अर्थ होता है पुरुष और स्त्री के बीच में मध्यस्थता या पुरुष और स्त्री के बीच में बारे में जानकारी देते हैं। यदि अपन लिंग अनुपात की यदि परिभाषा पढ़ते हैं तो सीधी सी परिभाषा है भारत के अनुसार अलग है, विश्व के अनुसार अलग। यदि अपन पहले विश्व के अनुसार देते हैं तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ये हमारे विश्व के अनुसार लिंग अनुपात की परिभाषा है। यदि इसी की परिभाषा यदि भारत के अनुसार पूछा जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, विश्व के अनुसार अलग और भारत के अनुसार अलग। अब अपन लेते हैं जनसंख्या संगठन। देखो, संगठन का मतलब समूह भी हो सकता है। संगठन का मतलब क्या हो सकता है? समूह, मतलब जनसंख्या के। यदि जनसंख्या संगठन के अंदर हम किसी भी जाति, धर्म, प्रजाति, भाषा, लिंग, व्यवसाय, ग्रामीण और नगरीय, इन सभी क्षेत्रों के बारे में हम एक समूह के रूप में अध्ययन करते हैं, उसी को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। जिसमें जाति भी हो सकती है, धर्म भी हो सकता है, भाषा हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, ग्रामीण नगरीय समूह भी हो सकता है, उनका हम अध्ययन किसमें करेंगे? जनसंख्या संगठन। अब अपने यहाँ साक्षरता। साक्षरता सब आपको सबको मालूम ही है। साक्षरता का यदि आम भाषा में देखा जाए, जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है हाथों से, वो क्या होता है? साक्षर। लेकिन हमारे जो इस टॉपिक के अनुसार देखा जाए तो साक्षरता की सीधी सी परिभाषा है कि 7 वर्ष से अधिक आयु वाले, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा, और हमारे देश की मातृभाषा हिंदी, कौन सी है? हिंदी। जब 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं और अंकगणित ज्ञान, अंकगणित मतलब थोड़ी सी गणित जो जोड़ बाकी गुणा भाग है, उन सब के बारे में उनको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? साक्षरता। और आपको मालूम ही है विश्व के ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जिनकी साक्षरता 100% पाई गई, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, इन सब के लोगों के अंदर देखते या देशों के अंदर देखते हैं तो 100% साक्षरता। और यदि इसमें यदि पूछ लिया जाए कि भारत की साक्षरता क्या है, तो सीधा सा उत्तर है कि भारत की जो साक्षरता है वो 74.04% है, 74.04%। अब है व्यवसायिक संरचना। आपको व्यवसाय संरचना के बारे में जब भी पढ़ा जाता है तो उसमें सबसे पहले आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं के बारे में। और जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां का जो अध्ययन जिस समूह में किया जाता है वो व्यवसायिक संरचना कहलाता है। और यदि आपसे पूछ ले आर्थिक क्रिया क्या है, तो आर्थिक क्रिया का सीधा सा उत्तर है जिस क्रिया को करने से व्यक्ति को पैसा या आमदनी या किसी प्रकार की करेंसी मिलती हो, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं।
अब हम पूछ लेते हैं यदि सवाल आपको जनसंख्या संरचना का महत्व क्या है, यदि एक नंबर का सवाल पूछ ले जनसंख्या संरचना का महत्व क्या है, तो इसका सीधा सा उत्तर होगा प्रादेशिक विकास के नियोजन करने में जनसंख्या संरचना का प्रयोग किया जाता है। वापस देख लेना, जनसंख्या संरचना का महत्व है प्रादेशिक विकास नियोजन करने में जनसंख्या संरचना का प्रयोग किया जाता है। अब अपन लेते हैं जनसंख्या संरचना का पहला घटक आयु संरचना। जनसंख्या संरचना का पहला घटक कौन सा है? आयु संरचना। और यदि आयु संरचना के बारे में यदि परिभाषा देखें तो किसी प्रदेश या देश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों को उनकी आयु के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन करना। जैसे बाल आयु का बाल आयु रखना है, वयस्क है तो वयस्क में रखना, बूढ़ा है तो बूढ़े में रखना, उनको अलग अलग वर्गों में रखकर उनका अध्ययन करना क्या कहता है? आयु संरचना कहलाता है। अब आयु संरचना में यदि अपन वर्ग पढ़ते हैं, आयु संरचना को मुख्य रूप से 3 वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में बांटा गया? 3। पहला जो वर्ग है वो है बाल आयु। कौन सा वर्ग है? बाल आयु वर्ग, जो मुख्य रूप से 0 से 14 वर्ष के बीच में होता है, 0 से 14 तक। फिर दूसरा है वयस्क आयु वर्ग, जो 15 से 64 वर्ष का होता है। कितना होता है? 15 से 64 वर्ष का। और फिर तृतीय वर्ष है वो वर्ग आयु वर्ग है, जो 65 वर्ष से अधिक होता है। और तृतीय वर्ष कितना होगा? 65 वर्ष से अधिक वर्ग आयु। अपन इन तीनों आयु वर्ग को पढ़ने के बाद हम प्रत्येक आयु वर्ग की विशेषता के साथ उसका विश्लेषण करेंगे। काफी बार ऐसे सवाल भी आ जाता है कि आयु संरचना किसे कहते हैं? आयु के आधार पर उनके वर्गों का विशेषता बताइए, आयु के आधार पर उनके वर्गों की विशेषता बताइए। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा पहला है बाल आयु वर्ग, जो मुख्य रूप से कितना है? 0 से 14 वर्ष। अब इसके यदि पहला बिंदु हम देखते हैं तो इस आयु वर्ग में 15 वर्ष से कम, पहला बिंदु क्या है? 15 वर्ष से कम। तो यहाँ पर देखो 0 से 14 है तो मतलब 15 से कम आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। 15 वर्ष से कम जो आयु के जो बच्चे हैं उसी को ही बाल आयु वर्ग में लिया जाता है। और 15 से जैसे ऊपर हुए तो अगले जो वर्ग है उसके अंदर चला जाएगा। अब इसमें द्वितीय, इस वर्ग का आश्रित है। ये वर्ग क्या है? आश्रित, मतलब हम दूसरों पर निर्भर होता है। ये कौन सा वर्ग है? दूसरों पर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आज 5 साल का बच्चा होता है, क्या वो अपनी कमाई खुद कर सकता है? काट किया कर सकता है? नहीं, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर हमेशा निर्भर रहेगा। इस कारण से बच्चों के पालन पोषण, बच्चे के पालन पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा पर अधिक खर्च किया जाए। देखो पालन पोषण है, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा पर इन बच्चों को क्या करना पड़ता है? अपने पेरेंट्स को खर्च करना पड़ता है। इसलिए आश्रित वर्ग के अंदर रखा जाता है। फिर इसमें तृतीय बिंदु देखते हैं, विश्व की लगभग 26% जनसंख्या किस वर्ग में आती है? बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। लगभग कितने परसेंट? 26% जो लोग हैं वो लोग इसी वर्ग में आते हैं। फिर अफ्रीकी देशों का जो बाल आयु का औसत है वो 45% है। कितना परसेंट है? 45। मतलब अफ्रीका में 100 में से 45 जो जनसंख्या पाई जाती है, या 100 व्यक्ति की जनसंख्या में से 45 बच्चे होते हैं। अब अपन अगला बिंदु देखते हैं, विकासशील देशों में 29% पाया जाता है। और विकासशील देशों में बाल आयु का परसेंटेज कितना होता है? 29% होता है। जैसे इसमें भी देख लो, टोटल जनसंख्या 100 है और उनमें से कितने बाल वर्ग के बच्चे हैं? 29। कितने हैं? 29। और अफ्रीका में कितने? 100 में से 45। अब द्वितीय जो आयु वर्ग लेते हैं उसका नाम है वयस्क आयु वर्ग, जो कितना होता है? 15 से 64 वर्ष। कितना होता है? 15 से 64 वर्ष। ये बाल, इसका पहले बिंदु देखते हैं, ये बाल आयु वर्ग की ऊपरी सीमा, बाल आयु वर्ग की ऊपरी सीमा कितना वर्ष हुई? 15 वर्ष, जो आपकी यहाँ लिखी हुई है। 15 वर्ष से लेकर वर्ग आयु वर्ग की निचली सीमा, वर्ग आयु वर्ग की निचली सीमा कितनी हुई? 65 वर्ष। कितनी हुई? 65 वर्ष के नीचे तक के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। तो 65 वर्ष के नीचे कौन सा वर्ग होगा? कितना वर्ष होगा? 64 वर्ष होगा। कितना होगा? 64 वर्ष के व्यक्तियों को इसको क्या कहा जाएगा? सम्मिलित किया जाएगा। अगले बिंदु देखते हैं, तो यह आयु वर्ग को
क्रियाशील जनसंख्या का घटक है। ये आयु वर्ग है वो क्रियाशील जनसंख्या का घटक। इसका मतलब ये है कि इस आयु वर्ग के जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं? आर्थिक क्रियाएं। क्योंकि जो बाल आयु वर्ग है वो कोई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं नहीं कर सकते, और हमारा जो द्वितीय वर्ग है वर्ग आयु वर्ग है वो भी आर्थिक क्रिया नहीं कर सकते। एक ही जो वर्ग है वो आर्थिक क्रिया करता है, वो कौन सा है? वयस्क आयु वर्ग। और इसमें काफी बार सवाल अलग से भी पूछ जाता है या पुटअप हो जाता है कि यदि किसी देश में क्रियाशील जनसंख्या का विकास अधिक होता है या क्रियाशील जनसंख्या अधिक पाई जाती है तो उस देश का विकास कौन सा होगा या उस देश में किस प्रकार का विकास होगा? तो उस देश का जो विकास होगा वो आर्थिक विकास कहलाएगा। कौन सा विकास होगा? आर्थिक विकास। दूसरे यदि पूछ ले तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, क्योंकि क्रियाशील जनसंख्या होगी तो पढ़ी लिखी होगी तो उसमें आर्थिक विकास भी करेगी, समाज को भी सुधारेगी और नई संस्कृति का भी उद्भव होगा। तो इसमें वयस्क आयु वर्ग का जो अनुपात है वो विकसित देशों में 67% है। विकसित देश वो देश होते हैं जिनके अंदर आर्थिक क्रियाओं में बहुत ज्यादा क्या कर चुके हैं? विकास कर चुके हैं, वो क्या कहलाता है? विकसित देश। और उन देशों के अंदर वयस्क आयु वर्ग का जो प्रतिशत है कितना परसेंट है? 67%। और विकासशील देशों में ये 65%। कितना परसेंट है? 65% है। और विकासशील देश वे देश होते हैं जो विकास करने के लिए अग्रसर है, मतलब अभी तक उनका विकास नहीं हुआ। यदि इसका अंतिम बिंदु लेते हैं तो विश्व का औसत वयस्क आयु वर्ग का जो रेशियो है वो लगभग 66% है। कितना है? 66। यदि अपन देखो पहला विश्व का जो औसत यदि अपन बाल आयु वर्ग का लेते हैं वो लगभग अपन का 26% के करीबन होता है, और ये लगभग 67% के करीबन देखने को मिलता है। और अब हम अगला जो वर्ग लेंगे उनका नाम है वर्ग आयु वर्ग, जो 65 वर्ष से अधिक माना जाता है। वर्ग आयु वर्ग जो 65 वर्ष से अधिक, कितने वर्ष अधिक है? 65 वर्ष से अधिक। देखो हमने तीनों आयु वर्ग पढ़ लिए हैं, पहला बाल आयु वर्ग, दूसरा वयस्क आयु वर्ग और तीसरा वर्ग आयु वर्ग। अब तीनों आयु वर्ग में से अंतिम जो वर्ग बचा है आयु वर्ग का वो है वर्ग आयु वर्ग। इसमें पहला लेते हैं तो 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। कितने वर्ष के आयु वाले? 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति होते हैं जो बूढ़े की कैटेगरी में लिया जाता है, उनको ही सम्मिलित किया जाता है। और आपको मालूम ही है जब बूढ़े की संख्या यदि जिस देश में ज्यादा हो जाती है तो उस देश का सीधा प्रभाव उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। अगला देखिए विश्व की 8% जनसंख्या, विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या? 8% जो जनसंख्या है वो 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की है। कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग की है? 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की है। तो आपने देखा होगा तो विश्व की लगभग आपको देखते हैं तो 35.2% जो जनसंख्या है वो युवा वर्ग में आती है, 8% जो जनसंख्या है वो किस में आती है? वर्ग आयु वर्ग में आती है। और लगभग आपके लगभग देखते हैं तो 53% के करीबन होती है वो जो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब अपन लेते हैं 2014 के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार वर्ग आयु संरचना। यदि सवाल पूछ ले 2014 के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार वर्ग आयु संरचना को स्पष्ट कीजिए, तो 2014 के वैश्विक आयु संरचना का जो पहला बिंदु है वो विश्व में लगभग 6.8% जनसंख्या वर्ग आयु वर्ग में आती है। विश्व की लगभग कितने परसेंट है? 6.8% जो जनसंख्या है वो लगभग वर्ग आयु का मतलब बूढ़े के अंदर आती है, जिसकी आयु 65 वर्ष से क्या है? अधिक है। अब यदि इसका द्वितीय बिंदु लेते हैं तो विश्व में सर्वाधिक आयु वर्ग आयु वाला महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। विश्व में सबसे ज्यादा जो बूढ़े जो लोग रहते हैं वो कौन सा महाद्वीप में रहता है? यूरोप महाद्वीप में रहते हैं, जिसकी लगभग 14.6%, कितनी? 14.6% जो जनसंख्या है वो वर्ग आयु वर्ग के अंदर पाई जाती है। पुटअप होगा एक नंबर का क्वेश्चन बने कि 14.6% यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या किस वर्ग में आती है? तो वर्ग आयु। अभी यदि तृतीय बिंदु रहता है
जापान। कौन सा देश है? जापान है, जिसमें लगभग 18.27% जो जनसंख्या है वो वर्ल्ड आयु संस्था में निवास करती है। किसमें करती है? वर्ल्ड आयु संस्था में निवास करती है। अगला यदि पांचवा बिंदु देखते हैं, इसके अलावा जर्मनी में 17.17%, मतलब जर्मनी में कितने परसेंट बढ़ते हैं? 17.17%। दूसरा फ्रांस में 16.21%, ब्रिटेन में 5.9% पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा वर्ध आयु वाला महाद्वीप यूरोप, सबसे ज्यादा वर्ध आयु वाला देश जापान। अब अपन देखते हैं 2014, अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि पूछा जाए 2014 के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार युवा आयु संरचना को स्पष्ट कीजिए। 2014 के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार युवा आयु संरचना को स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार हमने पहले वर्ल्ड आयु संरचना को पढ़ा, उसी प्रकार अब हम लेंगे युवा आयु संरचना। विश्व की, पहला बिंदु देखते हैं, विश्व की लगभग 35.2%, कितना परसेंट? 35.2% जनसंख्या युवा वर्ग में पाई जाती है। किस वर्ग में पाई जाती है? युवा वर्ग। एक बात तो आपको मैं बता देता हूं कि विश्व की 35.2% युवा जनसंख्या है, उसी प्रकार भारत के अंदर भी लगभग अपन देखते हैं तो लगभग 40 या 50% के करीबन अपन युवा जनसंख्या देखने को मिल जाती है। लेकिन एक्यूरेट जो आंकड़ा है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या, विश्व में सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, जिसमें 44.7%, कितना? 44.7% जो लोग हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में युवा आयु संरचना के रूप में निवास। अब इसके अलावा इसमें एशिया में 33.6% युवा, उत्तरी अमेरिका में 22.51% युवा, दक्षिणी अमेरिका में 23.5% युवा और यूरोप महाद्वीप में 17.5% से कम युवा निवास करते हैं। तो सबसे ज्यादा युवा वाला जो महाद्वीप बना वो अफ्रीका है, और उसके बाद एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, इसमें कुछ रेशियो के अनुसार युवा जनसंख्या निवास करती है। अपन अब अगला बिंदु देखते हैं, तो विश्व में युवा जनसंख्या जापान में लगभग 14.3%, जापान में लगभग कितनी है? 14.3% से कम लोग जो युवा जनसंख्या या युवा आयु संरचना के अंदर निवास करते हैं। अगला जो ये बिंदु लेते हैं, इसके अलावा जर्मनी के अंदर 15.2%। देखो सबसे पहले किसका नाम आता है? जापान का 14.3% से कम। फिर बात दूसरे में किसका आता है? जर्मनी 15.2%, फिर बाद में ब्रिटेन 17.7%, फिर बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका 21.6% से भी कम लोग यहाँ पर क्या है? युवा आयु संरचना में निवास। अब हमारा जो आयु संरचना का टॉपिक खत्म हो गया, अब जनसंख्या संरचना का जो तृतीय घटक है उसका नाम है अपना लिंग अनुपात। क्या है? लिंग अनुपात। आपको मैंने पहले ही बताया था, लिंग का मतलब होता है स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर, वो लिंग होता है, और इसका अनुपात मतलब उनके बारे में या उनके रेशियो के बारे में जानना। देखो एक शब्द आ जाता है लिंग अनुपात दर, लिंग अनुपात दर। देखो दर आ जाता है तो अलग बात हो जाती है, और लिंग अनुपात होता है वो अलग बात होती है। अपन पहले लेते हैं लिंग अनुपात। अब लिंग अनुपात क्या होता है? विश्व के अनुसार पहले लेते हैं। किसके अनुसार लेते हैं? विश्व के अनुसार। मैंने आपको पहले ही बताया था विश्व के अनुसार लिंग अनुपात परिभाषा अलग है और भारत के अनुसार अलग है। विश्व के अनुसार प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या कहलाती है? लिंग अनुपात वो है विश्व के। देखो भारत के अंदर पुरुष को प्रधानता दी जाती है ज्यादा, और विश्व के अंदर स्त्री को प्रधानता दी जाती है। इसलिए विश्व की जो लिंग अनुपात की परिभाषा बनी है वो स्त्रियों पर बनी है। किस पर बनी है? स्त्रियों पर। अब यदि सवाल पूछ ले कि विश्व का लिंग अनुपात का सूत्र क्या है, तो विश्व का लिंग अनुपात का सूत्र है
पुरुषों की जनसंख्या बटा महिलाओं की जनसंख्या इंटू 1000। पुरुषों की जनसंख्या बटा महिलाओं की जनसंख्या इंटू 1000। आपको मालूम होना चाहिए कि लिंग अनुपात की परिभाषा व सूत्र से संबंधित काफी बार एग्जाम बोर्ड के अंदर ये सवाल उठाए गए हैं और काफी बार आ भी चुके हैं, जिसको बड़े अच्छी तरह से समझना होगा। अब यदि भारत के अनुसार पूछा जाए, इसके अनुसार भारत के अनुसार पूछा जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, मैंने आपको पहले कहा था कि भारत के अंदर पुरुष प्रधान देश होने के कारण पुरुषों को महत्व ज्यादा देने के कारण इसमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या बढ़ेगी। यदि भारत के अनुसार लिंग अनुपात का सूत्र पूछा जाए तो स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। वापस स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। तो इन दोनों परिभाषा और सूत्र से संबंधित काफी बार सवाल पूछे हुए हैं। तो अब अपन देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो सवाल 1 मार्क्स के काफी बार बन जाता है, क्योंकि आपको बोर्ड पैटर्न के अनुसार 13 जो क्वेश्चन होता है शुरुआत के एक अंक में वो हमेशा 1 मार्क्स के होते हैं, मतलब 1 अंक के ही होते हैं। तो इसलिए एक अंक के क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम देख सकते हैं। तो 2015 के अनुसार यदि विश्व का औसत लिंग अनुपात 2015 के अनुसार विश्व का औसत लिंग अनुपात है वो 983 व्यक्ति है। कितना है? 983 व्यक्ति है। फिर अपन यदि अगला बिंदु 1 नंबर का देखते हैं तो विश्व में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है, जिसमें 1055 लगभग 1055 लिंग अनुपात पाया जाता है। यदि विश्व में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला यदि देश की बात करें तो वो देश है लेटविया। कौन सा है? लेटविया है, जिसका लिंग अनुपात 1187 है या 1187 माना गया है। और फिर विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश की यदि बात करें तो यूएई। इसकी यदि पूरी फुल फॉर्म देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात का जो लिंग अनुपात है वो 468। कितना है? 468। देखो इसमें आपके विश्व की परिभाषा पूछी गई तो विश्व के अनुसार मैंने एक मास के जो लिंग अनुपात वाले जो सवाल है और साथ में भारत की परिभाषा पूछी गई। और वैसे आपके भारत का जो लिंग अनुपात आगे किताब में आपके भारतीय अर्थव्यवस्था पुस्तक है उसमें दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको लिंग अनुपात के अनुसार थोड़े से भारत के बता देता हूँ। भारत का जो लिंग अनुपात है वो औसतन लगभग अपन देखते हैं तो 940 है। कितना है? 940 है। और भारत में सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वो केरल है। कौन सा राज्य है? केरल है, जिसमें 1000 से भी 1084 लिंग अनुपात पाया जाता है। और भारत के अनुसार देखा जाए तो सबसे कम लिंग अनुपात है वो हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का है, जो 878 लिंग अनुपात माना जाता है। और फिर यदि अपन राजस्थान का जो टॉपिक आपके लिंग अनुपात के अनुसार दिया हुआ है और राजस्थान का जो लिंग अनुपात है वो राजस्थान के अनुसार हम इसमें अध्ययन करेंगे। और राजस्थान का आपको मालूम ही है जो औसत लिंग अनुपात है वो 926 है। कितना है? 926 है। और उसके बाद में राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वो डूंगरपुर जिले का है और सबसे कम जालोर जिले का। तो हम आगे जो आपको लेते हैं वो लिंग अनुपात के आधार पर विश्व का वर्गीकरण। लिंग अनुपात के आधार पर विश्व का वर्गीकरण हम लेते हैं। विश्व लिंग अनुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व वर्गीकरण। देखो हमने पहले पढ़ा था लिंग अनुपात की परिभाषा विश्व के अनुसार भारत के अनुसार दोनों अलग थी। अब विश्व का लिंग अनुपात है वो 4 वर्गों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। पहला कौन सा? अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। इसमें पुरुषों की संख्या कम है और स्त्रियों की संख्या क्या है? अधिक है। दूसरा देखते हैं स्त्री अधिकता वाले देश। यदि पहले बिंदु की तुलना में इसमें थोड़ी सी स्त्रियां क्या है? कम है। अब तीसरा हम देखें पुरुष अधिकता वाले देश। इसमें स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या क्या है? अधिक है। अब चौथा है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले। इससे तीसरे बिंदु की तुलना में यहाँ पर पुरुषों की संख्या क्या है? बहुत ही अधिक है। अब इसमें पूरा विश्लेषण के साथ इसकी विशेषता के साथ हम पढ़ते हैं तो इसमें अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश में पहला बिंदु है इस वर्ग में 1050 से अधिक लिंग अनुपात वाले देश को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें पहले पॉइंट रखने का पहला पॉइंट ध्यान रखने का यही है कि इसका लिंग अनुपात कितना है? 1050 से अधिक लिंग अनुपात वाले देश को सम्मिलित करते हैं। अब इसका द्वितीय बिंदु देते हैं इस वर्ग में 25
अमेरिका देश स्थित है। अब द्वितीय लेते हैं स्त्री अधिकता वाले देश। स्त्री अधिकता वाले देश में देखते हैं तो इस वर्ग में 1050 से 1000 लिंग अनुपात रखने वाले देश को सम्मिलित करते हैं। देखो स्त्री अधिकता में लिंग अनुपात कितना है, 1050 से 1000 स्त्री को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। इसका अपन द्वितीय बिंदु देखते हैं तो इस वर्ग में यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड और कम्बोडिया देश शामिल हैं। कौन कौन से? यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड और कम्बोडिया देश हैं, वो स्त्री अधिकता वाले देश में सम्मिलित किया गया। अब इसमें यदि तृतीय देखते हैं तो पुरुष अधिकता वाले देश। अब इसमें पुरुष अधिकता वाले पुरुषों की संख्या अधिक, स्त्रियों की संख्या कम। इस वर्ग में लिंग अनुपात 1000 से 950 के मध्य लिंग अनुपात वाले देश को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें कौन सा लिंग अनुपात है? 1000 से 950 के जो बीच में यदि लिंग अनुपात जिस देश का है उसी को इस देश में सम्मिलित करते हैं। अब इसमें द्वितीय बिंदु देखते हैं तो इस वर्ग में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, ब्राजील, ईरान देशों में पुरुषों की संख्या, पुरुषों की अधिकता है या पुरुषों की संख्या अधिक है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, ब्राजील, ईरान ये सारे देश आते हैं। अगला जो चौथा बिंदु है वो अत्यधिक पुरुष अधिकता। अत्यधिक पुरुष अधिकता मतलब बहुत अधिक पुरुषों की संख्या। इस वर्ग में लिंग अनुपात 950 से कम है। कितना है लिंग अनुपात? 950 से कम है। इस वर्ग का मुख्य प्रतिनिधित्व करने वाला जो देश है वो कौन है? भारत है। यदि सवाल एक नंबर का पुटअप कर लें, अत्यधिक पुरुष अधिकता को प्राप्त करने वाला या अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश कौन सा है तो वो कौन है? भारत। अब यदि छोटा सवाल एक नंबर या 2 नंबर के अंदर पुटअप हो जाए, सीधा सा सवाल है विकासशील देशों में लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण? देखो विकासशील देशों में लिंग अनुपात कम होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमने मुख्य रूप से 3 कारणों को उठाया। कितने कारण उठाए? 3। पहली, स्त्रियों में शिक्षा की कमी। आपको मालूम ही है विकासशील देशों में आज भी अधिकांश लोग ग्रामीण संस्कृति से जुड़े होने के कारण स्त्रियों को ज्यादा शिक्षा देने में प्राथमिकता नहीं रखते हैं और इस कारण से देश का साक्षरता दर भी कम हो जाती है और स्त्रियों में शिक्षा की कमी से जागरूकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे उन स्त्रियों को लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे समस्या उठानी पड़ती है जिससे उनको आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से और या तक कि शारीरिक स्थिति से भी नुकसान होता है। अब रोजगार अवसर का समान ना होना, आपको मालूम ही है आज भी यदि दिहाड़ी मजदूरी देखी जाए या फिर नॉन टेक्निकल मजदूरी देखी जाए गांव के अंदर जो होती है वहां पर स्त्री और पुरुषों को एक ही कार्य करने के बावजूद भी उनकी जो वेतन है वो एक समान नहीं है। और आपको मालूम ही है संविधान की धारा अनुच्छेदों के अंदर में समान अवसरों पर समान कार्य के लिए समान पेमेंट की बात भी हुई। अब अपन लेते हैं सुरक्षा और समाज में उचित स्थान नहीं। देखो आज अपन विकास देश देखते हैं तो उसमें नियम कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अमल न होने के कारण उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं मिल पाती है और फिर स्त्री को समान उचित स्थान भी नहीं मिलता है। आज भी बहुत सारे देश में या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर स्त्रियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, सिर्फ घर के अंदर एक गृहिणी के रूप में ही स्थान मिलता है। इसके साथ इसमें सुरक्षा में देखते हैं तो आजकल बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर घरेलू हिंसा के दौरान स्त्रियों की दयनीय स्थिति देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जनसंख्या संरचना का तृतीय जो घटक है जनसंख्या संगठन उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।